जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की जो क्लास है आपके लिए रहने वाली है। आज हम जो है पूरा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपकी यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं यहाँ पे जीके के हम जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। साइंस के जो हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे मैथ्स के जो है यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल आपके जो हो यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं करूँगा, और 50 में से आपका क्या स्कोर रहेगा ये आप ज़रूर चेक करके मुझे बताना। क्योंकि बीच बीच में मैंने सोचा कि मेरे पास एक बुक्स रखी थी, सोचा कि मैं जो भी उसके प्रैक्टिस सेट है वो क्यों ना आपको करा दिया जाए। ये भी आपके जो है टीए की बेस्ट है, ये भी अच्छी बुक है, आप इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो क्लास ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं प्रैक्टिस सेट, ये उन भाइयों के लिए है जो किसा जो है बुक्स नहीं ले सकते। जो भाई बुक्स नहीं ले सकते और बेंच नहीं ले सकते, तो ये क्लास उन सभी भाइयों के लिए रहने वाली है। क्योंकि इस बुक्स में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, 50 प्रैक्टिस सेट है ये 50 प्रैक्टिस सेट है, और 50 के 50 मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भाई मेरे साथ जुड़ा है तो मन से आपको ये प्रैक्टिस सेट लगानी है। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन आपको करता चलूँगा, बीच बीच में आपको बताता चलूँगा, तो सारी चीज़ें मेरे साथ आप करते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा बिना इम्पोर्टेंट के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो भाई, बिल्कुल। टीए के जितने भी मेरे भाई है, तो पूरा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। जिसमें हम बात करें टेरिटोरियल आर्मी जीडी का पेपर सेट नंबर 1 है। सब पहला पोर्शन आपका जो है वो सामान्य ज्ञान का यहाँ पे, जिसमें कि जीके हम यहाँ पे करने वाली है। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे विश्वनाथ आनंद की बात करी जा रही है, तो वो हो जाएगा भाई शतरंज से। किससे हो जाएगा? वो है शतरंज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं चारों के चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, वो आप मुझे नेक्स्ट इसी वीडियो के आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट जो क्लास लेके प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, क्या चारों ऑप्शन आपको जो एक्सप्लेन करनी है। तो चारों ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी क्लास आपकी 1 घंटे की होगी। वो आप बताना क्या करना है क्या नहीं, आपके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें कर दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सबसे पुराना वेद पूछा है आपसे, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जिसमें 10,428 सूक्त तो टोटल इसमें माने जाते हैं, तो ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है संगीत का वेद। ठीक है, संगीत से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो संगीत से रिलेटेड हो जाएगा आपका सामवेद। सबसे नया वेद आपका कौन सा है, ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता था कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझना भाई, वेदों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है, ठीक है, क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है। अगर पूछा जाए कि पुराण कितने हैं, आपके टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे कितनी है भाई? 18 संख्या टोटल, आप बता दोगे आराम से। उसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग, अगर आपसे पूछा जाए वेदांग की संख्या बताओ, आप कितनी बताओगे? वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे वेदांग की संख्या भाई टोटल 6 है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कौन कौन सी है। सबसे नंबर 1 पे आपकी शिक्षा, उसके बाद है फिर आपके कल्प। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका छंद, फिर हो जाएगी आपकी ज्योतिष। ठीक है, ये हो गया आपका ज्योतिष। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर आपके ज्योतिष के बाद आपका आ गया व्याकरण। व्याकरण, उसके बाद आ गया आपका निरुक्त। ये हो गया भाई आपके 6 वेदांग होगी। ठीक है दोस्त, तो जो आज ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की, वहाँ मैं अपने आप ही एक्सप्लेन करता जाऊँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं टोटल? तो आप बता दो कितने हैं उपनिषद भाई? 108 है टोटल, उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे एक्सप्लेन करना तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करें विनेश फोगाट का संबंध यहाँ से पूछा है, वो कुश्ती से हो जाएगा, रेसलर है ये, आप तो ये तो सबको पता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे टीए में बार बार रिपीटेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। कहाँ हुआ था? 2023 का हुआ था भारत में भाई।
ठीक है, भारत का कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इजराइल में सर्वाधिक किस धर्म के अनुयायी है? इजराइल में जो है सबसे ज़्यादा अनुयायी है वो है यहूदी धर्म के। कहाँ के है? यहूदी धर्म के। आप ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे टी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। 1971 की लड़ाई में नया देश कौन बना? तो 1971 की नई लड़ाई में जो है वो नया देश बना था बांग्लादेश। कौन सा बना था भाई? बांग्लादेश बना था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में केवल ब्रिज है तो कौन सा है भाई? केवल ब्रिज इसमें हो जाएगा अंजी पुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंजी पुल, जो यहाँ पे केवल ब्रिज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगी K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा सबसे ऊंची, ठीक है, और वो भी भारत की पूछा है, तो ध्यान से लगाना है आंसर, आपको गलत नहीं कर देना है, K2 गॉडविन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और जिसमें हम बात करें, एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी? तो एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली थी मनु भाकर, ठीक है, और उन्होंने किस चीज़ में जो है जीता था? निशानेबाजी में, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा जाए मीराबाई चानू का जो है रिलेशन किससे है? वो हो जाएगा भाई भारोत्तोलन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमला कब घटित हुआ था? तो ये आपको याद होना चाहिए कब हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को हुआ था भाई, याद होना चाहिए आपको ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना पर जब जीत हुई थी 16 दिसंबर को उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये मैंने आपको पहले भी क्लास कराई थी, उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन आपको कराया था। तो ये चीज़ें जो कराता हूँ मैं बताया इंपॉर्टेंट है, इनको याद किया करो। रिपीटेड क्लास जो भी क्वेश्चन रिपीट होती है तो वो क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो दो कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत भी पूछा है और प्रथम भारतीय भी पूछा है। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है इनको ध्यान रखना है, भारतीय भी है यहाँ पे और स्वतंत्र भारत के है, तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सारे भाई बताएंगे। 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और जो भी ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको 2 क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ से गलत कर रहे होगे, ठीक है। क्लास जो कराई है उसको रिपीटेड करते रहना, यहीं से क्वेश्चन मैंने बताया कि बाहर नहीं जाएगा। ये जो आप लगा ले हो टीए का ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक है, ये टीए का ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद है 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 2024 को मनाया गया था। 75वां गणतंत्र दिवस ये 2024 को मनाया गया था। 2025 में कौन सा मनाया गया था? वो बनाया गया था 76वां, और 2026 में वो 77वां। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ हो जाएगी? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये हो जाएगी आपकी खड़गवासला में, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA ये हो जाएगी इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये हो जाएगी आपकी देहरादून में, देहरादून। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, तो इस ध्यान का समझ लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, शहनाई से संबंधित हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, और तबला से रिलेटेड हो जाएगा उस्ताद, वो सॉरी यहाँ पे सुल्तान खान है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है, तबला वादक हो जाएगी आपके जाकिर हुसैन, ठीक। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करें यहाँ पे, विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में जीत के बाद क्या कहा था? तो उन्होंने अपना एक बात बोली थी, क्या बोला था उन्होंने? ये दिल मांगे मोर, ठीक है, तो क्या बोला था? दिल मांगे मोर, ठीक है, इनका ये कोड वर्ड था एक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह करा जा रहा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध 1999 में ये कहाँ पर हुआ था भाई? कहाँ पर है ये भाई? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है कारगिल, ठीक है, जो कि 1999 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पारदेशिक सेना में कौन सा खिलाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। और भाई अब जो है लेफ्टिनेंट जो है कर्नल जो है नीरज चोपड़ा भी बन गए हैं, ठीक है, पारदेशिक सेना में नीरज चोपड़ा।
ठीक है। चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा जी, ये भाई ये भी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बन गई है प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपका जो है जी के ख़त्म होता है, साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 आपका साइंस रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे बेहतरीन एकदम, जिसमें हम बात करने वाले हैं एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का है। देखो जो भाई मेरी क्लास लगा रहा होगा ना, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे जो चीज़ें मैंने आपको कराई उससे बाहर कुछ आ तो नहीं रहा, आएगा भी नहीं भाई। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें, ये जो आप कर रहे हो ना, ये टीए का ओरिजिनल पेपर है भाई। ये आप सोच रहे हो ना 2024 वाला पेपर है ये ओरिजिनल। ठीक है, 2024 में भर्ती आई थी टीए की, जिसका 25 में एग्ज़ाम हुआ था, ये वो ओरिजिनल पेपर है मेरे लाडलो, कभी आप सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ भी रहे होगे जो चीज़ें आपके भाई ने कराई है और करा रहा हूँ वो ही आ रही है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में वही आएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ध्यान से समझ लेना जो करा रहा हूँ। ठीक है, जो हल्के में लेगा वो हल्के में रह जाएगा, और जो भारी में लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है। क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए। जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ठीक है, और मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है, उसमें वो बैटरी होती है वो किस धातु की बनी होती है। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है तो वो किस धातु की बनी होती है। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो किस धातु की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई। किसकी बनी होती है, वो लिथियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, लिथियम की बनी होती है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहूँगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विक लाइन, एक क्वेश्चन पूछा सकता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है भाई। रासायनिक सूत्र आपको बताना होता है, रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका रासायनिक सूत्र होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी करते हैं साथ साथ में। नींबू व संतरे में खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में पूछा है तो कौन सा पाया जाता है। तो चलो यहाँ से आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें और कराते हुए चलूँगा साथ साथ में, जिसमें कि हम बात करें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है वो और किस किस में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान से समझ लेना। एक तो आंवला, अगर आंवला आ जाए तो भी विटामिन सी आपको बताना है। पपीता आ जाए तो भी आपको विटामिन सी ही बताना है। ठीक है, सिरका आ जाए तो भी आपको विटामिन सी ही बताना है। ठीक है, तो ये आप समझते हुए चलोगे मेरे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए खट्टा दूध और दही में क्या पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए खट्टा दूध हो जाता है, जैसे कि खट्टा दूध हो गया, खट्टा दूध, दही, इनमें अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनमें अम्ल पाया जाता है भाई लैक्टिक एसिड। इनमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है इनमें। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना था, नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा, और यहाँ पे एक और कर लो आप, टमाटर, टमाटर और ऐड कर लो यहाँ पे। नींबू और संतरा और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सिट्रिक अम्ल, आपको बता देना है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड अम्ल आपको बता देना है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड अम्ल हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद एक और आप यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जो है साथ में करते हुए चलेंगे। जो है यहाँ पे हो जाएगा एक आपका क्वेश्चन जो है, जो कच्चा आम, इमली, इमली इम्पोर्टेंट है, कच्चा आम, अंगूर, अंगूर, कच्चा आम। ठीक है, कच्चा आम, यहाँ पे ये इनसे पूछा जाए कच्चा आम, अंगूर, इमली और केला, तो केला, इन बताना है इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे टारटेरिक अम्ल पाया जाता है भाई, इनमें टारटेरिक अम्ल पाया जाता है भाई, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको करेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य
में दांतों की संख्या कितनी होती है, वैसे में पूछा है तो भाई वो होती है 32। ठीक है, ये भी मैं आपको करा सकता हूँ। दोबारा दंती कौन सी होती है, जो एक बार आती है वे कितनी होती है, 12 होती है। जो दोबारा आती है वो 20 होती है। मैं सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँ। ठीक है, टोटल संख्याएं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 21 23 में पूरा ये कोड वर्ड भी आपको बता चुका हूँ, 21 23। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ भाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त को साफ या छानने का कार्य कौन करता है? कौन करता है भाई? किडनी करती है, गुर्दे करती है, किडनी गुर्दे ये काम करते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो जो क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो अब आपको समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि आपको पता भी चल रहा होगा कि जो कर रहे हैं, जो आपको मैं कराया है वही पूछा जा रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ होती है? हमारी जांग में होती है। ठीक है, जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसका नाम स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज, स्टेपीज भी होता है, कहीं कहीं जय भी लिखा आता है, तो दोनों राइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, बर्फ का गलनांक आपसे पूछा जा रहा है। तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक। तो कोई भाई ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो। यहीं पर आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु, अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्का तत्व पूछा जाए, हल्का तत्व, देखो ध्यान से समझना, फर्क है यहाँ पे, हल्का तत्व अलग है, धातु अलग है। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आपको बताना है हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु तत्व, तो आपको लिथियम बताना है। सबसे हल्की धातु तत्व, हल्की होनी चाहिए और धातु तत्व होनी चाहिए, धातु भी होनी चाहिए और तत्व होने चाहिए, धातु तत्व। तो क्या हो जाएगी आपकी? लिथियम हो जाएगी, यहाँ पे Li लिथियम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ समझ लेना। और द्रव धातु तत्व, द्रव धातु तत्व आपसे पूछा जाए, तो द्रव धातु तत्व पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना है पारा। क्या बताना है भाई? पारा। जो ये मैं लिखवा रहा हूँ ना, इनको हल्के में मत लेना मेरा भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हुए चलेंगे हम, क्योंकि ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, द्रव अधातु तत्व। द्रव, द्रव होना चाहिए और अधातु होना चाहिए। द्रव अधातु तत्व क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे लाड़ लो, ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा भाई, Br ब्रोमीन हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्रोमीन लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ में मेरे लाडले भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र आपको बताना है, H2 हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। ठीक है, और ओम का सूत्र क्या होता है वो आप मुझे बताओगे कमेंट करके। एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो भाई सबसे पहले क्या करता है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, ये उसको कमज़ोर करता है, उसी पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है, हम जब हमारा वो वीक हो जाएगा, खाना पीना सब कुछ आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और जब खाना पीना आपका सब कुछ ख़राब हो जाएगा, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक बीमार हो जाओगे। उस बीमारी से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर ही। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका वो प्रभावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा क्या होती है भाई? हवा एक प्रकार का जो होता है मिश्रण होता है। क्या है? एक मिश्रण होती है हवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, TNT किसको बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोटोलोइन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है भाई विस्फोटक। ठीक है, बम, इसको बोल सकते हैं आप बम, विस्फोटक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो किसको हो चुका है? चेचक को हो चुका है भाई। कौन हो जाएगा? चेचक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चेचक के विषाणु का नाम बताओ, चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है। ये जो है एक विषाणु जनित रोग है भाई, विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको याद करना है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया आपका। और दूसरा आपसे बन गया कि जो चेचक है इसके विषाणु का नाम क्या हो जाएगा? तो इसके विषाणु का नाम हो जाएगा वेरी ओला वायरस। क्या हो जाएगा? वेरी ओला, ये हो जाएगा वेरी ओला वायरस। और यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन लपेटेंगे लगातार। एक आपसे पूछा जा सकता है, छोटी माता, छोटी माता, छोटी माता, ये भी विषाणु जनित रोग है और इसके वायरस का नाम हो जाएगा, इसके नाम हो जाएगा वेरिसेला। देख थोड़ा सा अंतर है, वेरिसेला, ये वेरिसेला वायरस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वेरिसेला वायरस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक पूछा जा सकता है आपसे, प्लेग, प्लेग, प्लेग आपसे पूछा जा सकता है। प्लेग होता है भाई जीवाणु जनित रोग, और ये किस कारण होता है? कौन सा जीवाणु का नाम है? पास्चुरेला, ये हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस, ये हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है,
उसके बाद एक और यहाँ पे हम कर रहे होंगे जिसमें हम टाइफाइड भी इम्पोर्टेंट है, टाइफाइड। तो टाइफाइड के जीवाणु, ये भी जीवाणु जनित रोग है, तो ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। टाइफी लिखा सकता है या टाइफोसा भी लिखा सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। तो एकदम आप समझ जाओगे, तुरंत आप जो है राइट आंसर लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करें यहाँ पे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन फिनिश। अब पार्ट 3 आ गया आपका मैथ का, इसको भी अभी साथ साथ में लपेट देते हैं, लगे हाथ। ये भाई मैथ का पोर्शन है, इसको भी लपेट देते हैं। मैथ के हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन, देखो कितनी जल्दी लपेटेंगे। 20 मिनट हो चुकी है, 10-15 मिनट के अंदर हम 15 क्वेश्चन कर देंगे आराम से। तो पहला क्वेश्चन है 360 डिग्री कोण का मान आपको बताना क्या होता है भाई। तो सबको पता होगा कितना होता है भाई, संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, ये तो लगभग सब बता दोगे। 360 डिग्री का मान क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 10 है, तो a माइनस बी बताना है। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर भाइयों फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे करना है आप सिंपल कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले आपको भाई याद होने चाहिए, जो मैं आपको करा चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे हम कराएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस मान पुट कर दो इसमें, ये ए माइनस बी ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, बराबर a प्लस बी का मान यहाँ पे दिया है, कितना है 7, और 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4ab का मान दिया है, कितना है 10 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है ये 4 गुना 10 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर है, तो ध्यान समझना, 49 में से 40 गए तो यहाँ पे बचा 9। ठीक है, क्या बचा 9। आगे आपको मैं कराता हूँ क्या बचा, 9। a माइनस बी स्क्वायर बराबर बचा 9। पूछा कितना है यहाँ पे, a माइनस बी का मान बताना है। तो a माइनस बी का मान जब बताओगे, ये अंडर रूट इस पे लग जाएगा 9 पर। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 3 आपका राइट आंसर है। 3 है आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2x प्लस 5 बराबर 7 है, तो x का मान आपको बताना है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो लगभग आप ऐसे ही चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले 2x लिखेंगे और बराबर आप जो है इधर जो है ये 5 को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस को हो जाएगा, और 7 में से 5 गए, आपके बचे यहाँ पे 2। x बराबर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, आपका 1 आ गया। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दिया जाता है तो हानि बताना है। 500 में खरीदा, 200 में बेच दिया, 300%, 300 रुपये की भाई हानि होगी। कितने टोटल 500 थे, काट पीट कर दो, बस सिंपल सा हिसाब है। ऐसे कर सकते हो आप। 2-3 तरीके हैं आप सवाल करने के लिए, बट ये सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से लपेट दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो लपेट दी, 5 से 30 लपेट दिया, 5 6 30, तो कितने परसेंट, 60% की हानि होगी। सिंपल सा बहुत सिंपल है। ठीक है, 60% की हानि, इस तरीके से आपको करना है। जो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कैसे करा। तो सबसे पहले देखो, आप चीज़ कितने में खरीदी थी 500 में, बेची कितने में, 200 में, हानि 300 की। तो जितने पर खरीदी होती है वो नीचे लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं 100। बस सिंपल, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 5 से 30 काट दिया, 6 पर 0, बस ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, बहुत आसान है। यहाँ पे 5 गुणा 5 प्लस 5 लिखा है, पहले दोनों को जोड़ लो भाई। ठीक है, पहले कोस्ट वाला होता है। ठीक है, आपको बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। सबसे पहले कोस्ट खुलेगी, तो कोस्ट में हो जाएगी 5 और 5 10, और गुणा में 5 है, 10 पंजे आपका 50। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल बिल्कुल कति एकदम सिंपल है। ठीक है, सूत्र लगा देंगे साधारण ब्याज का। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मुसद बटे 100, मुसद बटे 100 वाला लगा देंगे। कैसे कर देंगे यहाँ पे राइट, तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे 3000, उसके बाद दर और समय 2 वर्ष का है, बटे करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30।
ठीक है, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 300 हो जाएगा। 300 कौन से ऑप्शन में है? ये रहा आपका 300। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी बहुत आसान है। 24, 48, 72 तीनों को आपको मैथ से बताना है। तीन तरीके, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो भाई। चलो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। सबसे पहले तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखो यहाँ पे 24। ठीक है, तो सबसे पहले आप 24 को तोड़ो तो 24 गुना एक में तोड़ो, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है सारी संख्या। जैसे 48 है तो यहाँ पे 24 गुना 2 में तोड़ लो इसको। 72 यहाँ पे देखो 24 और गुना 3 में तोड़ लो। ठीक है, क्योंकि तोड़े हमने, क्योंकि ये 24 से कट रहे हैं तीनों के तीनों, इसलिए मैंने आपको ये जो है आसान करने के लिए तीनों तोड़े हैं मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ आ गया भाई, इनका एचसीएफ आ गया इनका 24। ठीक है, क्या आ गया इनका एचसीएफ? 24 आ गया। तो यही आपका राइट आंसर है, 24, 24 और 24। यही इनका एचसीएफ है, क्योंकि हम जो है सबसे बड़ा लेते हैं एचसीएफ में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 24। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, 24। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है 0.03 गुणा 0.05। अगर आप पॉइंट में गुना करा रहे हैं तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको इसको 5 की 3 में गुना कर देना है। 5 गुना 3 कितना हो गया? 15। अब पॉइंट आपको लगाना है, कैसे करना है? देखो दो तो यहाँ पे हो गए, पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पे है 1 2, दो संख्या 1 2, चार संख्या छोड़ के लगाना है आपको पॉइंट। 1 2 3 और 4 और यहाँ पॉइंट लगा दो, हो गया। देखो आपका 0.0015। देखो कौन से में है दशमलव, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो 0.0015, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ये देखना है कि दशमलव यहाँ से भी काउंट करने हैं, फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, टोटल करके और दशमलव लगा देना है बस। उसके बाद फिर एक और आपका कैलकुलेशन है, यहाँ पे मल्टीपल आपको करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 16.03। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। 000, यहाँ पे 1000 है। तो सबसे पहले तो आप जो है ना, ये पॉइंट को है ना, ये पॉइंट इधर है, तो ये तो आप इसको इधर लेके आओ। ठीक है, ये इस पॉइंट को आप इधर लेके आओ। जब इधर लेके जाओगे, जितना इधर लेके जाओगे इतने ही आपकी जीरो कट जाएगी। देखो 1 2, दो दशमलव आपने इधर पूछाया तो ये 2 जीरो ख़त्म हो गई आपकी। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका 16 बच गया, 0.3 और यहाँ पे एक जीरो बच गई, ये बन गया आपका 160 30। ये आपका राइट आंसर है, 160 30। समझ में आया होगा? नहीं आया तो दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ भाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने संख्या को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इनके गुना कर दो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 16। ठीक है, जब 1000 की गुना आप इसमें करोगे, ठीक है, या आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट हटाओ, नीचे आ गया आपका 100, तो 100 से ये 2 जीरो कट गई। अब सिंपल आप समझ गए होगे। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देख, कितने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया टाइम रहते हैं हम इन क्लास को जो है क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे, 50 क्वेश्चन को। 225/289 का वर्गमूल बताना है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए वर्गमूल कितने का है। तो भाई ये है 15 का वर्गमूल। 289 किसका है? ये 17 का वर्गमूल है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, बस सिंपल सी थी और ये आपको बताना था। तो 15/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दो संख्याओं का योग 25 दिया है, उनका अंतर 13 है। तो संख्या आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखो दो संख्या से ढूंढो जिनका योग तो होना चाहिए 25, और उन्हों घटा के देखो तो उनका अंतर जो है 13 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 20 और 5। 20 और 5 का अंतर देखें तो हम यहाँ पे दोनों का योग 25 आ गया बिल्कुल, और इनका अंतर लें तो यहाँ पे हम अंतर आएगा तो 15। ये नहीं हो सकता है। इन दोनों का योग करेंगे, 21 और 4 हो गया 25। ठीक है, और 21 में से 4 गए तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 17 4 21 से 17 हो जाएगा भी होने का। उसके बाद 15 को लेके देखते हैं और 10 को। 15 10 बिल्कुल 25 होता है, दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पे हम का क्या आएगा 5 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 19 और 6 को लेते हैं। 19 और 6 को हम यहाँ पे लेंगे तो 19 और 6 क्या हो गया आपका 25 हो गया यहाँ पे। और 19 में से जब आप 6 घटाओगे तो कितना हो सकता है आपका यहाँ पे 13 हो गया। ये राइट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आराम से आप इसको लपेट सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे 15 टोकरी बनाने में 15 दिन का समय लगा, 45 दिन। तो 110 टोकरी क्या पूछा है कि 110 टोकरी में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, तो सबसे पहले 15 टोकरी में कितना टाइम लगा, 45 दिन लगे। ठीक है, एक टोकरी में कितना टाइम लगेगा, तो एक टोकरी में लगेगा 45/15।
15, तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पे 3 दिन। कितना दिन लगा? 3 दिन। अब पूछा है आपको से 110, 110 बनाने में कितना टाइम लगेगा पूछा है, तो 110 गुना 3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 330 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टोकरी को लगाने में कितना टाइम बना था, यहाँ पे 3 बना था, 3 दिन लगे थे। तो ऐसे ही आप जो है 3 दिन के गुना कर देंगे 110 में, आपका राइट आंसर आ जाएगा 330। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 700 का 20% बताना है। कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा है। सबसे पहले लिखेंगे आप 700, 20% बताना है तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे लाएगा आपका 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 आ गया। 5 से आप 70 काट दोगे, 14 पंजे 70 होता है। तो मेरे हिसाब से 140 आ गया होगा भाई। क्या होगा? 140 राइट आंसर आपका। यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन बी राइट है आपका, 140, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 4 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। 4 से विभाजित भी होनी चाहिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी बताइए क्या होगी? 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो जाएगी भाई, ठीक है। पर सबसे छोटी होनी चाहिए, तो भाई ये भी नहीं होने की सबसे छोटी, तो इनमें 1000 ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कर दोगे आप, ठीक है। 4 से विभाजित भी हो गई और सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे बड़ी पूछा जाता तो 8 हो जाती, 1008। अगला क्वेश्चन है, 2 पेंसिल, 2 कलम एवं 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो 8 कलम और 20 पेंसिल का मूल्य आपको बताना है, क्या होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, बिल्कुल ये क्वेश्चन बना है तो आगे भी बनेगा। तो इसको कैसे लपेटेंगे, तो ध्यान से सुनना भाई, बहुत अच्छे से करना। तो सबसे पहले तो आपको करना है, यहाँ पे जो दिया है आपको वो करना है। सबसे पहले तो 2 कलम है और 5 पेंसिल है, दोनों का आपका टोटल आ गया आपका 10, ठीक है। आइटम हो गया आपके पास 10। करना क्या है आपको, फिर आपको करना ये है, आपको यहाँ पे जो दिया है 8 कलम है और 20 पेंसिल है, तो 20 और 8 टप का हो जाएगा, ठीक है। का मूल्य जो आपका है, ठीक है, 20 और 8, ठीक है। इसको आप ऐसे रखोगे भी, ठीक है। 20 प्लस 8 का आपका जो है हमें ज्ञात करना है, 20 पेंसिल और 8 का इसका मूल्य, अच्छा मूल्य ज्ञात करना है हमें इनका, ठीक है। तो इनका हमें मूल्य बताना है, इनका मूल्य 10 है, बाकी इनका हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना आपको कैसे करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है दी स्थिति में, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 4 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड में हम जो है इसमें 4 की गुणा करेंगे। 4 की गुणा करने पर, 4 की गुणा करने पर, 4 की हमने कर दी गुणा करने पर 4 की, तो 4 की जब गुणा करोगे तो हम यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। 4 दूनी 8 और नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम गुना करते हैं यहाँ पे। तो 4 की गुना करेंगे, 2 प्लस 5 ऐसे करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, ये आ गया आपका 40, ठीक है। कितना आ गया भाई? 40 आ गया। और यही आपका राइट आंसर है। राइट आंसर ये तो आएगा आपका, 8 कलम और 20 पेंसिल का मूल्य आपका आ गया 40, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। पूरे आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन लपेट दिए है। ये थी आपके जो टीए का 2025 का एग्ज़ाम था, जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन बेहतरीन थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लपेटे और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो क्वेश्चन आपको करा रहा हो आपने देख लिया होगा कि इसलिए लेके आया हो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई जो करा रहा है वो बिल्कुल रियल है, वही चीज़ें पढ़ा रहा है और वही एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, इसलिए मैं लेके आया वो चीज़। तो चलिए दोस्तों, फिर ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपको लिए रोज़ एक कोशिश करूँगा लाने की, और क्लास जो चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।